जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, रेलवे ने आपकी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें एएलपी की आपकी एग्ज़ाम है जो 25/11/2024 यानी 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी आपके पास तैयारी के लिए लगभग 1 महीने का टाइम बचा है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। तो अभी आपको जो अपनी तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि जो मैंने तैयारी कैसे की थी सिलेक्शन के लिए। तो अगर आप इस तरह तैयारी करोगे तो आप जो CBT बना उसमें निश्चित क्वालिफाई होगे, आपको क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम सबसे पहले बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो आपको एक सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने। अब जो मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उससे रिलेटेड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आपको जो सबसे पहला काम करना है, आपको मॉक टेस्ट कंपलसरी देने हैं। मॉक टेस्ट क्या करेंगे, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक तो मजबूत बनाएंगे, फिर आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसको भी आपको अच्छा करेंगे। फिर आप जो गलती एग्जाम हॉल में करोगे वो गलती आप मॉक टेस्ट में करोगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट में उस गलती को सुधार सकते हो। तो एग्जाम में उस गलती होने के चांस कम रहेंगे। जो सिली मिस्टेक एग्जाम में होती है वो आपकी मॉक टेस्ट में हो जाएगी, तो आप उन्हें सुधार लोगे तो आपको जो एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तो जो मेन चीज़ है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको मॉक टेस्ट कंपलसरी लगाने चाहिए। तो आपको इस टाइम पे तो कम से कम एक सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट कंपलसरी लगाने चाहिए, ताकि आपकी जो एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहला काम है आपको एक सप्ताह में कंपलसरी 2 मॉक टेस्ट लगाने। दूसरा काम है आपका फोकस ऑन रिवीजन, मतलब आपको रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। आपको नए टॉपिक पे कम फोकस करना है। नए टॉपिक पढ़ने पर फिलहाल अभी नए टॉपिक पढ़ने का टाइम वैसे तो नहीं है। आपको जो मेन काम है वो रिवीजन करने का, क्योंकि रिवीजन कंपलसरी क्यों है, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो क्या करते हो, आप एक टॉपिक को सिर्फ एक बार पढ़ते हो। तो आपको जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको जो टॉपिक है उनमें कन्फ्यूजन पैदा होगा कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो आपको रिवीजन, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे तो आपको जो कन्फ्यूजन है वो नहीं होगा। तो आपको जो मेन काम करना है वो करना है अभी रिवीजन का। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। रिवीजन के बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप कोई भी टॉपिक को पढ़ सकते हो, लेकिन रिवीजन आपको कंपलसरी करना। अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो आपको प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला काम करना है आपको एक सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट देने। उसके बाद आपको काम करना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है अपने जो पिछला पढ़ा हुआ है उसका। फिर हम बात करेंगे अब मैथ के बारे में। आपको मैथ कैसे पढ़नी है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, जीके और जीएस कैसे पढ़नी है, इनको आप कैसे पढ़ोगे जिससे आपके जो एग्ज़ाम है उसमें मैक्सिमम नंबर आए। सबसे पहले हम बात करें मैथ के बारे में। तो आपको मैथ किस तरह पढ़नी चाहिए जिससे आपके जो एग्जाम है उसमें मैक्सिमम नंबर आएंगे। तो आपको डेली 5 क्वेश्चन करने हैं प्रत्येक टॉपिक से। मान के चलिए आपके पास टोटल 20 टॉपिक है और उनमें आपको डेली अगर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन करोगे तो कितने हो गए, 100 क्वेश्चन आपके हो गए। यानी आपने एक दिन में डेली आप 100 क्वेश्चन कर लोगे, हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन। तो यानी आपने एक दिन में सारे टॉपिकों को कवर कर लिया। तो अगर जब आपकी एग्जाम होगी तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका जो एक टॉपिक वीक रह गया, एक टॉपिक ज़्यादा मजबूत हो गया। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। जो एग्जाम में जो मैथ से रिलेटेड जो मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या आती है कि आप पहले दिन मान के चलिए आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, उसके बाद जब लास्ट आते आते आपकी एग्जाम आएगी तब आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए, पता लगेगा आप टाइम एंड वर्क भूलना स्टार्ट हो चुके हो। और इस तरह अगर आप डेली 5 क्वेश्चन हर टॉपिक के करोगे तो आप डेली 100 क्वेश्चन कर रहे हो, और हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप डेली हर टॉपिक का रिवीजन कर रहे हो। तो आप किसी भी टॉपिक को आप लास्ट एग्जाम टाइम में भूलोगे नहीं। तो डेली 5 क्वेश्चन करने का जो ये फ़ायदा होता है। फिर दूसरी बात, आप डेली के 100 क्वेश्चन करोगे और आप बोर भी नहीं होगे, क्योंकि आप एक टॉपिक उठाइए उसके 100 क्वेश्चन करिए, आपको लगेगा कि आप बोर होने लग जाओगे थोड़ी देर बाद ही। 30-40 क्वेश्चन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा अभी इस टॉपिक को छोड़ते हैं। लेकिन जब आप डेली प्रत्येक टॉपिक के 5 क्वेश्चन करोगे तो आप ये जो मैथ पढ़ते पढ़ते आप बोर नहीं होगे। उसके बाद जब अगर आपके पास और टाइम बचे तो आप नए टॉपिक पढ़िए। अगर आपके पास टाइम नहीं बचे तो आपको डेली के ये 5 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से करने हैं। उसके बाद आप नए टॉपिक, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे पहला काम आपको ये करना है, इसके बाद ही और कुछ काम करना है, जिससे आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके हर टॉपिक डेली अगर आप पढ़ोगे तो डेली आपका कवर रहेगा। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि एक टॉपिक भूल गए या कोई और टॉपिक भूल गए, वरना ऐसा ही रहता है कि आप एग्जाम टाइम में जो टॉपिक पढ़ रहे हो वही याद रहते, पिछले टॉपिकों को हम भूलना स्टार्ट हो जाते। इस तरीके से आप एक भी टॉपिक को नहीं भूलोगे। तो आपको जो मैथ है वो इस तरीक़ा से पढ़नी है, इससे आपके जो मैक्सिमम नंबर है, जैसे अगर 30 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं तो इनमें कम से कम आपके 27-28 क्वेश्चन अगर इस तरह पढ़ोगे तो आराम से आ जाएंगे। कोई भी आपके क्वेश्चन 27-28 सही होने से नहीं रोक सकता। तो आपको मैथ इस तरह पढ़नी है।
अब हम बात करें रीजनिंग के बारे में, तो जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो जो आपकी रीजनिंग है मॉक टेस्ट से कवर हो जाती है। रीजनिंग को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप रीजनिंग में अलग से पढ़ के लास्ट टाइम में पढ़ के आप टाइम को ख़राब नहीं मत करिए, क्योंकि रीजनिंग पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा ऐसा कुछ रीजनिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको अलग से कोई टॉपिक समझना पड़ता है। अगर आपने एक बार रीजनिंग पढ़ ली उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते करंट अफेयर की, तो आपको जो करंट अफेयर कम से कम 6 मंथ की, लास्ट 6 मंथ जब आपकी एग्जाम लगेगी उससे लास्ट 6 मंथ की तो कवर होनी ही चाहिए, एकदम आपको कंठस्थ होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ में से लगभग क्वेश्चन आते हैं। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप लगभग 1 साल की कवर कर सकते हो, लेकिन आपको कम से कम पिछले 6 महीने की तो एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए। और अगर 1 साल तक की आपको पता है थोड़ा बहुत तो आपका काम करंट अफेयर में चल जाएगा। आप करंट अफेयर में मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो, जिसमें आपका जो करंट अफेयर में जो टॉपिक कौन कौन से होते हैं, जैसे नियुक्तियां हो गई, आपके जो मुख्यमंत्री हो गए, प्रत्येक राज्य से रिलेटेड राज्यपाल हो गए, किस राज्य में किस पार्टी की कितनी सीटें आई है। उसके बाद आपकी जो संस्था है उनके जो नियुक्तियां होगी, जैसे आपकी इफ़को की होगी, और उसके बाद जो आपकी सैन्य है उनसे रिलेटेड आपकी नियुक्तियाँ होगी, जैसे थल सेना अध्यक्ष हो गया, नौसेना अध्यक्ष हो गया, इस तरह की आपकी जो नियुक्ति होगी। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपके मंत्री है इनकी जो नियुक्तियाँ होगी, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो पेरिस ओलंपिक है इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। पेरिस ओलंपिक से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे उसमें पैरालंपिक हो चाहे कोई से भी आपके क्वेश्चन हो। तो आपको पेरिस ओलंपिक के एक तरीका से आपको एक क्वेश्चन रट के जाना है। जैसे पेरिस ओलंपिक में आपको यही याद नहीं करना कि हमारी जो खिलाड़ी थी उसने किसने गोल्ड मेडल जीता, किसने ब्रॉन्ज जीता। आपको ये भी याद करना है कि आपने जो हमारी खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज जीता उसमें उसने किसको हराया, ये भी आपको याद रखना है। उस खेल में गोल्ड किसने जीता ये भी आपको याद रखना। वो खिलाड़ी किस जो देश से रिलेटेड थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए। फिर खेल, चाहे आपका जो क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी, हॉकी, आपका जो चाहे महिला टूर्नामेंट हो, आपका कोई भी खेल हो, आपको सारे खेलों के बारे में पता होना चाहिए। जो करंट टूर्नामेंट हुए, किसने कौन सा टूर्नामेंट जीता है, तो खेलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पुरस्कार जितने भी आपके अवार्ड है उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए करंट में। फिल्म पुरस्कार, जो आपके फिल्म फेयर पुरस्कार होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर केंद्र सरकार की जो योजना है, स्टेट की अगर कोई योजना है वो अगर इम्पोर्टेंट है तो ही उसको पढ़ना है, लेकिन अगर जो केंद्र की जो योजना है वो आपको सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद जो नोबेल पुरस्कार है, किसको कौन से नोबेल पुरस्कार क्या मिला है वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर अभी जो रसिया यूक्रेन में लड़ाई हुई तो आपको जो रसिया और जो यूक्रेन है उनके जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उन सब के नाम पता होने चाहिए। इजराइल और ईरान में अभी युद्ध चल रहा है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, ईरान के कौन है। फिर आपके जो युद्धाभ्यास होते हैं वो आपके युद्धाभ्यास किस देश के साथ कौन सा युद्धाभ्यास हुआ ये सब आपको पता होने चाहिए। तो जितने भी आपके जो करंट के टॉपिक है वो लगभग आपको 6 मंथ की करंट अफेयर पूरी पता होनी चाहिए। और 1 साल की अगर आप कवर कर लोगे तो आपको करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो मेन जो टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड ये तो आपको कंफर्म पता ही होने चाहिए, तो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बन जाएंगे। इसके बाद आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके उससे रिलेटेड मैं आपको जो टॉपिक है उनके जो क्वेश्चन है वो वगैरह भेज दूंगा, तो जहाँ से आप अपनी जो तैयारी है वो ठीक कर सकते हो। अब हम बात करें जनरल साइंस के बारे में, तो रेलवे का एक हमने जो पैटर्न देखा वो ये है कि जनरल साइंस से फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैक्सिमम आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन अगर जनरल साइंस से पूछे गए तो उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन या 9, कभी 9 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन तक भी फिजिक्स केमिस्ट्री में से आ जाते हैं। और जो बायोलॉजी आपके 1 या 2 क्वेश्चन बायोलॉजी में से पूछे जाते हैं। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे करना है, उसके बाद आपको बायोलॉजी पे करना है। अब लास्ट का जो पैटर्न था वो लास्ट में आपके जैसे ALP का एग्ज़ाम हुआ था या NTPC वगैरह के एग्ज़ाम हुए थे, उनमें पैटर्न देखा गया कि जो आपके 10th क्लास की जो NCERT की बुक है उसमें से डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठा के पूछे गए थे। जैसे क्वेश्चन पूछा था C+O2 = CO2, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, आपकी संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन केमिस्ट्री से आपके पूछे गए। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स आपकी कम से कम 10th की जो NCERT उस बुक को आप एकदम पढ़ लीजिए, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम पता होनी चाहिए। उसके बाद बायोलॉजी में आपको थोड़ा बहुत पता
होना चाहिए। तो आपकी जो जनरल साइंस है उससे रिलेटेड आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो मेन सवाल होता है वो प्रिपरेशन का वो होता है जनरल नॉलेज, क्योंकि जनरल नॉलेज का अथाह भंडार है। आप कितना भी पढ़ोगे तो भी आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपके 10 क्वेश्चन अगर जनरल नॉलेज के पूछे गए तो उनमें से आपके 5 क्वेश्चन भी सही हो जाए, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि जनरल क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। तो हमें जो जनरल में जो मेन चीज़ पढ़नी है जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर आपके आ जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसमें आपकी पहले टॉपिक है आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके। जितनी भी स्टैटिक जीके आपको पूरी कवर करनी है। अब ये स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़नी है, इसके मैं कुछ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक तो आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप जो लूसेंट है उसके जस्ट पीछे आपके काफ़ी सारे जो टॉपिक है स्टैटिक जीके से रिलेटेड वो दिए गए हैं, उन्हें जाके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको जो पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री में आपको और कोई नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। जैसे आपके जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे वो कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था और कौन से अधिवेशन में कौन सी नई चीज़ हुई थी। जैसे गरम दल नरम दल ये डिवाइड हुए थे कांग्रेस के, वे कौन से अधिवेशन में हुए थे, राष्ट्रगान कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तिरंगा पहले कौन से अधिवेशन में फहराया गया था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक टॉपिक जो एक पता होना चाहिए वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जीके से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो पॉलिटिक्स है उससे कम 4 से 5 क्वेश्चन अकेली पॉलिटिक्स ही कवर कर लेती है। तो आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिटिक्स भी आप लूसेंट से पढ़ सकते हो। अगर आपने लूसेंट की पॉलिटिक्स कवर कर ली तो आपको जो पॉलिटिक्स से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो अभी 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, ये आपको पता होने चाहिए। जितने भी अभी करंट में जो नए संविधान संशोधन हुए इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो पॉलिटिक्स है वो आपको पढ़नी है। अब स्टैटिक जीके में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो हम देख लेते हैं। लास्ट टाइम जो स्टैटिक जीके में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे वो इन्हीं टॉपिकों से पूछे गए थे। तो हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। एक तो आपके रिवर के पता होने चाहिए, जैसे कौन सा शहर कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ है, किस रिवर का उद्गम स्थल कहाँ से है, कौन सी रिवर किसकी कनेक्टिव रिवर है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको डैम के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा डैम किस नदी पर है, कौन सा डैम किस शहर में है, ये सब पता होना चाहिए। वाटरफॉल पता होना चाहिए, वाटरफॉल कौन सी नदी पर है, किस स्टेट में वाटरफॉल है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर माउंटेन, कौन सी माउंटेन कहाँ पर है। फिर टाइगर रिजर्व है। जल संधियाँ हैं आपकी, किस देश के बीच कौन सी जल संधियाँ जोड़ती है आपस में एक दूसरे को। खेल शब्दावली, खेल से रिलेटेड जो भी शब्दावली आपको वो पता होनी चाहिए, कौन सा जो शब्द है वो कौन से खेल में यूज होता है। फिर आपका जो करेंसी, आपकी जो मुद्रा है, जो आपके जो फेमस देश है उनकी जो मुद्रा है वो आपको पता होनी चाहिए। शास्त्रीय नृत्य, आपके जो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से, कौन सा नृत्य कहाँ पे फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सा जो व्यक्ति है उस नृत्य से रिलेटेड आपका जो व्यक्ति फेमस है उसमें पूछ लेंगे कि आपका जो बिरजू महाराज है वो किससे रिलेटेड है, आपकी जो मृणालिनी साराभाई है वो किससे रिलेटेड है, बिस्मिल्लाह खां किससे रिलेटेड है, ये सब चीज़ें भी पूछते हैं। लास्ट टाइम ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत से क्वेश्चन पूछे गए थे। इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस तरह के थे, बिस्मिल्लाह खां किससे रिलेटेड है, मृणालिनी साराभाई किससे रिलेटेड है, आपका बिरजू महाराज किससे रिलेटेड है। तो जो फेमस पर्सनालिटी थी उनके बारे में पूछा गया था कि ये कौन से नृत्य से रिलेटेड है, कौन से संगीत से रिलेटेड है, कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार काफ़ी पूछे गए थे। फिर आपका एयरपोर्ट से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके जो पड़ोसी देश है इनकी आपकी जो मेन चीज़ें, जैसे इनकी राजधानी है, करेंसी है, इनका जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका पुस्तक, जो आपकी जो मेन पुस्तक है, जो आपकी एक तो करंट की जो पुस्तक है वो आपको पता होनी चाहिए। करंट की पुस्तक में कौन सी जो बुक है उसका लेखक कौन है, जो अभी साल भर की जो आपकी करंट अफेयर है उसमें कौन कौन सी बुक अभी लिखी गई है, जिनके लेखक आपके कौन कौन है। उसके बाद जो फेमस बुक है, जैसे आप लूसेंट को खोलोगे तो लास्ट में लूसेंट में जो बुक और उनके ऑथर दे रखे, तो जो वहाँ पर मेन जो बुक है उनके जो ऑथरों के बारे में दिया हुआ है तो उनको भी आप पढ़ सकते हो वहाँ से। तो इनसे ऑथर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। फिर जो प्रथम पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार आपका जो प्रथम है, जैसे कालीचरण पुरस्कार आपका प्रथम बार किसको दिया गया, तो इस तरह जो आपके पुरस्कार है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, डिटेल में पीछे दे रखा है।
फिर आपका जो मूल खेल है, मतलब कौन सा खेल किस देश का है, ये आपको पिछली बार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। समुद्र से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल किस देश में है, ये भी आया था। फिर आरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, इनकी जो स्थापना दिवस है इससे रिलेटेड पिछली बार काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें पूछा गया था कि जो आईटीबीपी है उसकी स्थापना कब हुई, बीएसएफ की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। पिछली बार एक जो टॉपिक था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो नवरत्न आपकी जो कंपनियां हैं वो किस कंपनी की स्थापना कब हुई और उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो पिछली बार काफ़ी सारे पूछे गए थे। तो ये जो टॉपिक है करंट के, इनको तो आपको तैयार करना ही करना है। अगर मैंने आपको इस वीडियो में जो जो चीज़ें बताई है, अगर आप वो ईमानदारी से अगर फॉलो करोगे तो आपका CBT 1 पास हो जाएगा। आपको CBT 1 में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको किसी जो पर्सनल टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार के कोई नोट्स चाहिए तो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप हमें उसके बारे में बता सकते हो। तो जो इस चैनल पर नए है वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।